हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी पार्ट 2, जिसमें मिलिट्री साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और भी कई साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, लीगल साइकोलॉजी क्या है। लीगल साइकोलॉजी को हिंदी में कानूनी मनोविज्ञान भी कहा जाता है। देखिए, सही अपराधी को पकड़ने में मदद करना, सही विटनेस से गवाही दिलाना, है ना, अपराधी को उचित न्याय मिल सके, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी साइकोलॉजिकल हेल्प होती है ये आपके लीगल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है ना। और कहते हैं कि एक अच्छा एडवोकेट जो होता है वो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी होता है, क्योंकि देखिए वो विटनेस जो होता है ना उसकी भावनाओं को समझता है, और जो कल्प्रिट यानी कि अपराधी होता है वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके से डिफेंडेड होता है या किस तरीके से बातों में हेरफेरी कर रहा है ना, एक तरीके से वो उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ना। मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना कि जैसे इसमें क्या हो गया, मैं भाई सही अपराधी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है, और गवाही, ठीक है, देने वाला वो सही है कि नहीं है, उचित दे रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, है ना। तो होता क्या है, ये जो लीगल साइकोलॉजी में मतलब जैसे कानून के क्षेत्र में अपराध या अपराधी वर्ग में या न्यायालय में बहुत सी समस्याएं जिसका कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है, ठीक है। मिलिट्री साइकोलॉजी का जो स्टार्ट हुआ था, या कह सकते हैं ये कब इन्फ्लुएंस में आया, तो ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, है ना। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान मिलिट्री साइकोलॉजी का इमर्ज हुआ क्या है, इसका जो मिलिट्री साइकोलॉजी का मेन पर्पज होता है, इसका क्या होता है कि जैसे, है ना, अधिकारी जो बन रहा है तो उसका टेस्टिंग करना साइकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है। एक तरीके से कहें तो अधिकारियों के चुनाव में, ठीक है, सही अधिकारी के चुनाव में और उनके ट्रेनिंग में उनका प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस बेसिस पर होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में, इनफैक्ट उनका ट्रांसफ़र वगैरह का भी इसी में साइकोलॉजिकल जो मिलिट्री साइकोलॉजी हो में आता है ना। साथ साथ इसमें ये भी आता है कि जैसे लीडरशिप, है ना, लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है ऑफिसर की, ठीक है, वो कितना करेजियस है ये देखा जाता है, उसकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है ना, और जैसे कि उसकी आईक्यू का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग मिलिट्री, यानी कि ओवरऑल समझ में आ गया कि इन द सेक्टर ऑफ मिलिट्री जो साइकोलॉजी यूज की जाती है वही मिलिट्री साइकोलॉजी यूज बोला जाता है। अब जैसे कि आईक्यू टेस्ट के बारे में, मिलिट्री के बारे में वर्ल्ड वॉर वन के दौरान एक आईक्यू टेस्ट बनाया गया था जो कि आर्मी के लिए बनाया गया था। तो ये टेस्ट देखिए बड़ा पॉपुलर है और इसका बड़ा यूज भी तो होता ही होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके बारे में बहुत पूछा जाता है ना। तो वो था आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी अल्फा टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट। देखिए, ये सैनिकों की बुद्धि परीक्षण के लिए एक टेस्ट बनाया गया था, है ना। तो ये जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये वर्बल टेस्ट था और ये आपका नॉन वर्बल टेस्ट था, ठीक है। तो हुआ क्या कि वर्बल टेस्ट उन लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे थे, है ना, जिनको नॉलेज के ज्ञान था, जिनको इंग्लिश का अच्छा खासा ज्ञान था। नॉन वर्बल उन लोगों के लिए बनाया गया था जैसे कि जो लोग अशिक्षित हैं, या जो क्या कह सकते हैं कि जो इमिग्रेंट्स थे, ठीक है, शरणार्थी थे, उन सबको इंग्लिश का ज्ञान कम होने की कंडीशन में भी उसके ऊपर ये आपका आर्मी बीटा टेस्ट लगाया जाता है या लगाया जाता था उस समय, है ना। तो मिलिट्री साइकोलॉजी के बारे में वर्ल्ड वॉर वन में इसका शुरुआत हुआ और इस दौरान जो टेस्ट लगाया गया था वो आपका आर्मी अल्फा टेस्ट एंड बीटा टेस्ट यूज किया गया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइकोलॉजी। देखिए, जो फिजिकल साइकोलॉजी होता है ना, वो इस चीज़ की स्टडी किया जाता है जैसे वो सारी प्रॉब्लम्स जो कि फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी और मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हो, ठीक है। यानी कि मेंटल प्रोसेसेस और साइकोलॉजी से रिलेटेड
ठीक है, या एक दूसरे को ये कितना प्रभावित करती हैं, से उत्पन्न जो भी समस्याएं होती हैं वो आपके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। दैहिक मनोविज्ञान इसको कहते हैं हिंदी में, है ना। जैसे इसमें आपका ये भी चीज़ आ जाता है कि नर्वस सिस्टम की स्टडी करना, ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्टडी करना हो गया, ठीक है, और जेनेटिक्स की स्टडी करना, जेनेटिकल इशूज, जैसे कि आप लोगों ने ट्विन स्टडीज सुने होंगे, है ना, ये हो गया आपका। हेरिडिटी का इशू हो गया, हेरिडिटी का बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, नर्वस सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स, स्पेशली जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उसके हार्मोन्स में जो सेक्रेशन होता है, तो उस हार्मोन के सेक्रेशन से अगर कोई इसमें कमी होती है या अधिकता हो जाए या कमी हो जाए, तो उससे व्यवहार में किस तरीके की समस्याएं आती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। या इससे भी अलग, जैसे कि क्या हो गया कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों का जो भी स्टडी होती है, तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मानव व्यवहार पर, जैसे उसके नींद में क्या दिक्कत आ रही है, उसके व्यवहार में किस तरीके की समस्या आ रही है, ये चीज़ें। तो क्लियर हो गया आपका क्या कि वो सारी समस्याएं जो कि मेंटल प्रोसेस और फिजियोलॉजी यानी कि शरीर की वजह से, फिजियोलॉजी की वजह से उत्पन्न हो रहा हो, या इन दोनों की से कोरिलेशन से जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा हो, उसकी स्टडी की जाती है आपके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। इसके बाद है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी को हिंदी में राजनीति मनोविज्ञान कहते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ये राजनीति से संबंधित है। अब जैसे कि इसमें अगर सरल भाषा में मैं कहूँ कि जितने भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसको पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अप्लाई करना, ठीक है। अब जैसे स्पेशली इन सब चीज़ों में किस चीज़ की स्टडी की जाती है, आप लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई मैं कर दूँ आप लोग को। जैसे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या हो गया कि भाई वोटिंग बिहेवियर आता है इसमें, ठीक है। और मेंबरशिप, कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का मेंबरशिप क्यों लेता है, किस आधार पर लेता है, किस चीज़ से प्रभावित होता है, ठीक है। इन ग्रुप और आउट ग्रुप स्टडीज से भी लीडरशिप के जो ग्रुप्स होते हैं या जो पार्टीज होती हैं उससे प्रभावित होता है, ठीक है। और लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है, नेता की क्वालिटीज या लीडरशिप की क्वालिटीज कितनी है या उसके टाइप्स कितने कितने हैं, है ना। इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी साइकोलॉजी है, जो भी बिहेवियर से आपका प्रभावित होता है व्यक्ति का या जो राजनीति या किसी भी राजनीतिक पार्टी का, इनफैक्ट जो लोग प्रचार करते हैं उन सब की क्या साइकोलॉजी होती है, उन सब का क्या व्यवहार होता है, इन सब की जो एक रेंज होती है, स्पेक्ट्रम होता है, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइकोलॉजी और एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी। देखिए, जो सोशल साइकोलॉजी है या जिसको सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं, इसमें क्या होता है ना कि इसमें साइंटिफिक स्टडी की जाती है, इस तरीके की साइंटिफिक स्टडी की जाती है। भाई किस चीज़ की स्टडी की जाती है? इस चीज़ की स्टडी की जाती है कि व्यक्ति के थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके बिहेवियर्स, ये तो जनरल साइकोलॉजी में, तो इसमें अलग क्या है? तो इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है विद इन या इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि व्यक्ति सोशल सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करता है, उसके किस तरीके से थॉट्स आते हैं में प्रभाव पड़ता है, उसकी किस तरीके की फीलिंग्स होती है, इसके किस तरीके का व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है, इस सारी चीज़ों का आपका अध्ययन किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। यानी कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के विचार, ठीक है, उसकी भावनाएं और उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है आपका सामाजिक मनोविज्ञान में। अब जैसे कि इसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सिंपल सा, जैसे कि अगर आप अकेले बैठे हैं तो आप जैसे एक्चुअल में हैं या आप एकदम मौज मस्ती टाइप का करेंगे, लेकिन अभी आपको किसी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में डाल दिया, सॉरी किसी सोशल सिचुएशन में डाल दिया जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप अकेले हैं, एकदम अकेले हैं, तो आप क्या करेंगे, है ना। आप हो सकता है म्यूजिक सुने, डांस करें, आप एकदम एकदम आज़ाद मस्ती फील करेंगे। लेकिन जब आपको क्लास में बिठा दिया जाए
ठीक है, अपने दोस्तों के बीच, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। ठीक है, क्लास में दोस्तों के बीच आप बैठे हैं, तब तक आपके टीचर की एंट्री हो जाएगी, आपका बिहेवियर और चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये सब क्या है, ये जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है वो केवल और केवल सोशल सिचुएशंस की वजह से है। तो इन सब चीज़ों की स्टडी करता है साइकोलॉजी। तो ये जो पूरा एस्पेक्ट हो जाता है सोशल सिचुएशन, वो हो जाता है आपका सोशल साइकोलॉजी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखिए, जो इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी है, जिसको पर्यावरणीय मनोविज्ञान कहा जाता है, देखिए ये थोड़ा सा आज के समय में बहुत हाईलाइटेड टॉपिक होता जा रहा है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले BHU के प्रोफेसर्स ने इस पर काम करना स्टार्ट किया था। तो होता क्या है, देखिए इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो होता है, अब जैसे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी मतलब पर्यावरण, पर्यावरण में क्या चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आप, ठीक है, शोर शराबा हो गया, ठीक है, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, है ना, या गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है। तो इन सब का क्या प्रभाव पड़ता है, किस चीज़ पर, व्यक्ति के परफॉर्मेंस पर, व्यक्ति के परफॉर्मेंस पर, व्यक्ति के व्यवहार पर, उसके इमोशंस पर, ठीक है, इनफैक्ट उसके इंटरपर्सनल रिलेशंस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। बहुत सिंपल है, यानी कि पर्यावरणीय कारक जितने भी हैं उससे व्यक्ति के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जब मौसम बहुत उस तरीके का होता है, जैसे कि बहुत मॉइस्ट सा होता है ना। तो जैसे बारिश हो जाए और उसके बाद अचानक से धूप हो जाए तो बहुत चिपचिपा सा मौसम हो जाता है। उस समय जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो बहुत चिड़चिड़ापन भरा हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगे कि कितना, ठीक है, खराब से फीलिंग आती है। आप कितना, आप AC में बैठेंगे तब भी वो चिपचिपा सा लगेगा, आप पंखे के नीचे बैठेंगे तब भी, और धूप में तो आप जा ही नहीं सकते, है ना। तो वो जो सिचुएशन है मॉइस्चर वाली, ह्यूमिडिटी वाली, वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर रही है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों की स्टडी आपकी किस में की जाती है, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान के बारे में। देखिए, जो हेल्थ साइकोलॉजी है यानी कि स्वास्थ्य मनोविज्ञान, इसमें मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, यानी कि हेल्थ जो है उसको मेंटेन रहे, और मनुष्य में रोगों की रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है, उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से की जा सकती है, साथ साथ हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हेल्थ की टेक केयर के लिए जो स्टडीज की जाती हैं वह सभी स्वास्थ्य मनोविज्ञान से संबंधित हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में स्वास्थ्य की देखरेख के अतिरिक्त स्वास्थ्य की नीतियों को बनाना भी सम्मिलित है। अब जैसे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपकी कोई इशू चल रहा है, जैसे कि कह सकते हैं कि पैंडेमिक वाला सिचुएशन था, है ना। अब पैंडेमिक वाले सिचुएशन में ये बहुत भयावह सिचुएशन थी। इस समय जो हेल्थ की पॉलिसीज़ थी उसको किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से उसको प्रमोट किया जाए, किस तरीके से ज़्यादा लोग पॉलिसीज़ का लाभ ले सकें, तो इन सब का स्टडी और जो भी टेक्निक इम्प्रूवमेंट होते हैं उन सब की स्टडी की जाती है आपका हेल्थ साइकोलॉजी में, ठीक। अब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता है, खेल मनोविज्ञान इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है ना कि क्लियर है, स्पोर्ट मतलब भाई खिलाड़ियों से रिलेटेड है, तो जिसमें खिलाड़ियों के व्यवहार का अध्ययन, खेल की परिस्थितियों का अध्ययन इन सब में किया जाता है ना। इस साइकोलॉजी में विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाता है या अध्ययन किया जाता है कि किसी खेल के लिए किन किन व्यक्तित्व गुणों की आवश्यकता होती है, या वह यह जानने का, साइकोलॉजिस्ट यह जानने का प्रयास करता है कि किस व्यक्तित्व गुणों की उपस्थिति एक खिलाड़ी में एक खेल विशेष का परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना। और ये भी हो सकता है कि मतलब खिलाड़ी की चिंता या उसकी टेंशन या उसका फ्रस्ट्रेशन, उसके स्ट्रेस लेवल, उसकी हैप्पीनेस, इन सब का उसके परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अब जैसे कि भाई मान लीजिए इंडिया है तो क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट के बहुत दीवाने हमारे यहाँ। तो क्रिकेट का कोई प्लेयर है, ठीक है, या कोई क्रिकेट का प्लेयर बन रहा है भाई, उसकी फिजियोलॉजी, बॉडी, शरीर का जो बनावट है वो एकदम फिट है, बट साइकोलॉजिकली वो किस तरीके से सिचुएशन को झेल सकता है। जैसे कि अब एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है, इंटरनेशनल,
अब पूरा जो है दो देशों का प्रेशर है, आप किसी अन्य देश में जाकर खेल रहे हैं क्या कहते हैं स्टेडियम में, और वहाँ पर आपके अपोजिट यानी जिस कंट्री में आप खेल रहे हैं वैसी कंट्री आपके अपोजिट में खेल रही है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि भाई वहाँ पर कुछ अलग प्रेशर होगा, तो उस सिचुएशन में आप प्रेशर को झेल पाएंगे कि नहीं, है ना। अगर सिचुएशन उस तरीके की बन जाती है तो आपको प्रेशर को किस तरीके से डील करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित हो ही जाता है। तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से डील करेंगे, यानी कि जो खिलाड़ी होगा वो किस तरीके से डील करेगा उस स्पोर्ट्स ग्राउंड में या जो प्ले ग्राउंड है उसमें, तो ये पूरा का पूरा या इस तरीके की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो आपकी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आएंगी, ठीक। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे SOR मॉडल के बारे में, है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और रिंग बटन प्रेस जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं पे मिलेंगे। थैंक यू।